बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम भारतीय राज व्यवस्था की रणनीति के बारे में समझेंगे कि इंडियन पॉलिटी को तैयार करने की एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए इंडियन पॉलिटी एक बोझ की तरह बन जाता है और उसे लगता है कि पता नहीं, हम पढ़ते तो हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछ लिए जा रहे हैं। तो आज हम उन सभी संदर्भों पे विस्तार से बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि वैसे सभी विद्यार्थी जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और इंडियन पॉलिटी को तैयार करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। यानी कि हमारा जो चर्चा का विषय होने वाला है, तो हम बात करेंगे कि इसका उपयोगिता सिविल सर्विस एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके दृष्टिकोण से समझेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि पूरे इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा और आपको कहाँ से पढ़ना है। यानी कि आपकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जो स्रोत होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। और आखिर में बात करेंगे कितना पढ़ना है, क्योंकि देखो सब कुछ पढ़ना नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से पढ़ना सही तरीका होता है सफलता प्राप्त करने का। पढ़ाई तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है। आप देखिए कि लाखों करोड़ों विद्यार्थी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हर इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने की तरीका आपको अपनाना होगा, तभी जाकर इस पूरे सिलेबस को आप बेस्ट तरीके से कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी उपयोगिता कहाँ पे है। देखो, एक तो इसकी उपयोगिता की बात करें तो बीपीएससी की परीक्षा में तो इसकी उपयोगी है ही। बीपीएससी परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाएं, चाहे वो अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं या तो यूपीएससी की परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं में इसकी भूमिका है। और मुख्य तौर पर मैं बीपीएससी को ध्यान में रखूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रखूं, तो आप गौर करोगे कि प्रीलिम्स में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रीलिम्स में 12 से 15 सवाल आ रहे हैं और ये फिक्स है। हालांकि 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से सवालों की संख्या बढ़कर 15 से 17 के रेंज में चली गई, लेकिन जनरली अगर देखा जाए, एक सामान्य तौर पर बात किया जाए, तो 12 से 15 सवाल तो पूछे ही जाते रहे हैं। बात किया जाए मेंस के बारे में, तो जीएस पेपर 2 में एक बड़ा पार्ट जो है वो आपको कहां से कवर करना होगा, वो आप इंडियन पॉलिटी से कवर करना है। यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होगा। तो आप देख सकते हो 38 इंटू 3, अगर 38 वाला क्वेश्चन आता है तो 114 मार्क्स के सवाल आपको यहां से सोल्व करने होंगे। लेकिन देखो, ये पैटर्न तो बदल भी जाता है। हो सकता है कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन 114 नंबर आपको जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी का वेटेज रहता है। आपको इंडियन पॉलिटी की जो नॉलेज है वो राष्ट्रीय घटनाओं को भी समझने में मदद करेगा और इंटरव्यू में इसका उपयोगिता बढ़ जाता है। तो परीक्षा के तीनों स्तर में इंडियन पॉलिटी का योगदान है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, देखो मैंने कुछ रेफरेंस के तौर पर क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यानी कि केंद्रशासित प्रदेश के गठन के पीछे का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। अब बताओ, ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। जो इंडियन पॉलिटी की आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वहां से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। एक सवाल में और आपको रेफरेंस के तौर पर हमने लिया है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप। ये देखो, डायरेक्ट सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम जो है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आर्टिकल से पूछ लिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पूछ लिया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट अगर आप केवल रट्टा मारो की पद्धति पर निर्भर करते हो तो कॉन्सेप्ट को समझना असंभव है ना, आप समझ नहीं पाओगे। उसके लिए आपको पूरे सिलेबस को माइन्यूट लेवल पर पढ़ने की आवश्यकता है, वही हम चर्चा करने वाले हैं।
इसके अलावा आप मेंस के क्वेश्चंस को देख लीजिए। मेंस के क्वेश्चन में पूछा कि संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें। यानी कि जो सॉवरेनिटी है, आप पढ़ते हो सॉवरेनिटी के बारे में कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य बाध्यताओं से मुक्त होना। तो ये जो संप्रभुता की विचारधारा है उसके संदर्भ में एक फ्रेम कर दिया कि संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश अवधारणा क्या है और भारतीय अवधारणा क्या है, दोनों की तुलना करें और दोनों में अंतर बताना है। इसी प्रकार से एक सवाल और पूछा पार्लियामेंट्री कमेटी से, संसदीय समिति की प्रणाली की संरचना समझाइए। वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद को संस्थागत बनाने में कितनी मदद किया। अब देखो, पहला प्रश्न अगर आप गौर करोगे तो पहला प्रश्न जो है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला प्रश्न है। अगर आप पूरे संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को समझते हो और दोनों को रेफरेंस करके आपने पढ़ रखा है, इंडिया और ब्रिटेन, तब आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। वहीं दूसरा प्रश्न आप देखो तो दूसरा प्रश्न का जो पहला भाग है, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना समझाइए, ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लेते हो पार्लियामेंट्री कमिटीज के चैप्टर में। लेकिन दूसरा पार्ट जो इसका है, वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद को संस्थागत बनाने में कितनी मदद किया है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा है। तो आपको मैंने रेफरेंस दिखाया कि प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये प्रश्न कहां से आता है। क्या ये प्रश्न केवल और केवल भारतीय संविधान से आता? नहीं, प्रश्न भारतीय संविधान से भी आता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी आता है, और अधिनियम जो पार्लियामेंट्री और राज्य के विधानमंडल के अधिनियम होते हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर को भी संदर्भ में लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक रेफरेंस, जैसे बिहार ने जातिगत जनगणना किया। आप पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ते हो? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो कि जनगणना कराने का जो अधिकार है वो किसके पास है? जनगणना संघ सूची का विषय है, यानी जनगणना करवाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। लेकिन बिहार सरकार ने तो जातिगत जनगणना करवाया। तो देखो, जातिगत जनगणना या तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत करवाया गया। अब इसमें आता है कि ये जातिगत जनगणना क्या है। पहला संदर्भ तो क्या याद रखना है, क्या है, आपको मेंस में सवाल पूछा जाएगा। दूसरा है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस जो जातीय जनगणना। दूसरा हम यहां बात करते हैं कि उद्देश्य, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। तीसरा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा। और इंपैक्ट दोनों संदर्भों में बात करेंगे। सकारात्मक क्या पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिवली क्या इंपैक्ट करेगा, और नकारात्मक क्या इंपैक्ट करेगा, नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और यानी कि न्यायपालिका का निर्णय इस बारे में क्या आया। आपने देखा कि बिहार के जातिगत जनगणना के कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। तो न्यायपालिका का निर्णय इस संदर्भ में क्या आया। और आखिर में यह भी ध्यान रखना है कि इससे जुड़े करंट एस्पेक्ट क्या है, यानी कि जो वर्तमान पहलू अभी न्यूज में चल रहा है वो क्या है। इतने संदर्भों को अगर आप याद करते हो, इतने संदर्भों के हिसाब किताब से सारी चीजों को पढ़ते हो, तब चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, आप आसानी से सोल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप केवल संविधान को पढ़ रहे हो, केवल आर्टिकल को पढ़ रहे हो, और आपने ये सोच लिया कि आप पॉलिटी के सारे प्रश्नों को सोल्व कर लोगे, तो ये संभव नहीं है। आपको भारतीय संविधान के अलावा गवर्नेंस एस्पेक्ट को भी पढ़ने की आवश्यकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या डिसीजंस रहे हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का क्या एक्ट रहा है, और उसके संदर्भ में करंट में क्या मामले आ रहे हैं। यानी कि आपको एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि ये प्रश्न आते कहां से है। अब रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, एक तो है कि आप सैद्धांतिक कवर कीजिए, आप सैद्धांतिक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, और दूसरा आपको व्यवहारिक पढ़ना होगा। दूसरा आपको क्या पढ़ना होगा, व्यवहारिक, जो कि मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश किया। ये एस्पेक्ट क्या है, ये व्यवहारिक एस्पेक्ट है, यानी कि बिहेवियरल एस्पेक्ट है। केवल हमने संविधान की बात नहीं किया, बल्कि संविधान को रेफरेंस मान करके उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसकी भी बात किया, जिसमें
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट आ रहा है, जुडिशरी के डिसीजंस आ रहे, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इनको संदर्भों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे मैं एक रेफरेंस के तौर पर आपको और समझाना चाहूंगा, आर्टिकल 44 के बारे में आपने पढ़ा है, कुछ समय पहले ही यह चर्चा का विषय बना रहा, और चर्चा में बने रहने के पीछे का कारण था उत्तराखंड की विधानसभा ने इसके संदर्भ में एक विधेयक पारित किया, यानी कि स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहल किया है। ये तो बात हो गई संविधान में, यानी कि संविधान में जब आप संविधान के भाग 4 को पढ़ते हो, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी के अंतर्गत है 44, जहां समान नागरिक संहिता की बात किया गया है, यानी कि राज्य के लिए एक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो ये तो बात हो गई समान नागरिक संहिता। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको लागू करने के संदर्भ में क्या कर्तव्य है राज्य के लिए। दूसरा, लागू करने के लिए मतलब लागू अगर किया जाएगा तो उसके सकारात्मक प्रभाव है, मतलब सवाल आता है यहां पे कि लागू करना है तो क्यों लागू करना चाहिए, लागू करने से लाभ क्या होगा, और दूसरा कि लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में बहुत सारी समस्याएं नहीं है। एक तो भारत धार्मिक विविधता वाला राज्य है, तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना ये अपने आप में चुनौती है। ऐसे दूसरा, कार्यान्वयन की बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो लागू करने में समस्याएं क्या हैं, संभावित समाधान क्या है, यानी कि उन चुनौतियों का समाधान क्या होगा, और भविष्य की राह कैसे होना चाहिए, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा लागू करने पर। तो आप देखो प्रीलिम्स में तो बहुत बेसिक सवाल पूछ लेगा कि आर्टिकल 44 से पूछ लिया, या तो ये तो आपको स्टेटमेंट आधारित प्रश्न पूछेगा, तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि हाल ही में किस राज्य ने लागू किया है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेगा, या तो है ना। लेकिन अगर आपको मेंस में पूछेगा तो आपको इन सारे एस्पेक्ट को कवर कर लेगा। तो आपको दोनों संदर्भों से सोचने की आवश्यकता है, प्रीलिम्स के संदर्भ से भी और मेंस के संदर्भ से भी सोचने की आवश्यकता है। अब आता है कि इसको तैयार कैसे करें। तो देखो, मैं दो प्रकार के विद्यार्थियों की बात करता हूं। एक विद्यार्थी जो विगनर है, यानी जिसने तैयारी अभी अभी शुरू किया है, अभी बेचारा नादान है, और दूसरा जो एस्पिरेंट बन चुका है। दूसरा कौन है, जो एस्पिरेंट बन चुका है, यानी कि अब ये परिपक्व हो चुका है, अब ये चीजों को बेहतर तौर पर जान चुका है, लेकिन इसकी कुछ गलतियां रही हैं जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना में शामिल हो चुका है। तो एस्पिरेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, मैं तो सजेशन करूंगा कि जो भी एस्पिरेंट विद्यार्थी हैं वो आप नोट्स को रिवाइज कीजिए। आपने कहीं ना कहीं क्लास तो किया होगा, या तो हमारे साथ आपने बीपीएससी बाला के प्लेटफॉर्म पे क्लास किया है, या आपने किसी और भी प्लेटफॉर्म पे क्लास किया होगा, तो आप नोट्स को रिवाइज करें। और अगर आप नोट्स को रिवीजन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप रिवीजन बैच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से अपने नोट्स को रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिवीजन बैच भी ले सकते हैं। इनका तरीका तो बिल्कुल यही है, क्योंकि आप क्लास में जब पढ़ते हो तो शिक्षक पूरे नोट्स को पढ़ाता है। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल बिगनर है, तो बिगनर को तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो समस्या क्या है कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी सिविल सर्विस के विद्यार्थियों के लिए गीता की तरह है, और न केवल सिविल सर्विस के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए। अगर आप 6 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप केवल 2 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ लो, क्लास 11 और क्लास 12। ये 2 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ लो, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपने बिल्कुल बिगिनर है, तब तो मैं आपको कहूंगा कि आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, यानी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। और एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करनी है, देखो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एनसीईआरटी की आपको रीडिंग करनी होती है ना, तो आपको इसका 3 स्टेज फॉलो करना है, एक स्टेज नहीं।
आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 3 स्टेजेस फॉलो करना है। तब जो आप लोग बार बार एक प्रश्न पूछते हो ना कि सर पढ़ता तो हूं, पढ़ती तो हूं, लेकिन भूल जाता हूं, भूल जाती हूं, ये समस्या नहीं आने वाली। तो आपको क्या करना है, जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, इसमें केवल आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग कीजिए और हाईलाइट कीजिए, यानी कि जो भी आपको चीजें लगती हैं उसको हाईलाइट कीजिए। लेकिन देखो, पहली बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगा, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहली बार में हाईलाइट ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। पेंसिल वगैरह का प्रयोग कर लो अंडरलाइन वगैरह करने में, तो ज्यादा बढ़िया है। आपको हाइलाइटर का यूज करके मार्क नहीं करना, नहीं तो पूरा बुक आप रेड और पीला बना दोगे, है ना। आपको हर चीज इंपॉर्टेंट ही लगेगा। जब आप सेकेंड रीडिंग करो, सेकेंड रीडिंग करना है, तो सेकेंड रीडिंग में आपको हाईलाइट भी करना है और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना है। हाइलाइट्स भी करना है और नोट्स भी बनाना है। और तीसरा, थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना, नोट्स को रिवीजन करना है। अब एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना, अब क्या करना है, नोट्स को रिवीजन करना है। तो ये 3 स्टेज आपको फॉलो करने चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तब जाकर बात बनेगी और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, दूसरा कोई भी एक संविधान की किताब। अब सवाल आता है कि सर किताब कहाँ पढ़ें। अब देखो, बाजार में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, जैसे एक सबसे बड़ी किताब जिसे गीता ऑफ पॉलिटी कहा जाता है, वो लक्ष्मीकांत है। बहुत सारे विद्यार्थी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत ना एक थॉरो बुक है। उससे ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर के नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप हमारा जो नोट्स है ओनली आईएएस और ओनली आईएएस या पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो हमारा है, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का नोट्स आपको मिल जाएगा, जो आपको बीपीएससी वाला भी प्रोवाइड करता है। तो आप इस नोट्स को फॉलो कीजिए, इसका पॉलिटी नोट्स आपको पढ़ना है। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करके आपके लिए दे दिया गया है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं किताब पढ़ना चाहिए, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, तो आपको ये कह सकता हूं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। और जो भी विद्यार्थी मेरे से क्लास कर लिया है, तो उसे तो ये कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो केवल आप मेरा नोट्स पढ़िए, उतना ही आपके लिए एनफ होगा, सफिशियंट होगा आपकी पॉलिटी की तैयारी के लिए। और तीसरा सबसे जरूरी आता है न्यूज़पेपर। देखो विद्यार्थियों, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे प्रतिदिन आप दोस्तों के साथ टपरी पर चाय पीने की आदत डाल रखे हो, तो वैसे ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी। जैसे आप अपने चाहने वालों से प्रतिदिन फोन पर बातें करते हो, बिल्कुल वही हैबिट आपको न्यूज़पेपर का डेवलप करना होगा। अब सवाल आता है कि सर न्यूज़पेपर क्या पढ़ें। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के लिए है ना, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि या तो आप, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप हिंदू को पढ़िए, और नहीं तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। ये 2 न्यूज़पेपर है जो आप सिविल सर्विस विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हिंदी वाला है, तो हिंदी वाला को तो मैं कहता हूं कि आप जागरण पढ़िए, दैनिक जागरण की जो न्यूज़पेपर है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़िए। और उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसका आप नोट्स बनाने की आदत डालिए। यानी कि केवल न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक नोट्स भी डेवलप करना है, अपना नोट्स डेवलप कराना। और इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी पॉलिटी है, और भी विषय, चाहे वो इकोनॉमी है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, एक पूरा पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स है, वो आपका बेहतर तौर पर प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। तो ये तो बात हुई कि पूरी पॉलिटी को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि सर मुझे इस बार का पेपर देना है, तो पेपर देना है और 70वीं पेपर देना है, तो इतने कम समय में, क्योंकि अभी 70वीं बीपीएससी के लिए कितने दिन बच रहे हैं, 70वीं बीपीएससी के लिए लगभग 70 दिन हैं। लगभग कितने दिन हैं, लगभग 70 दिन बचे हुए हैं। तो इन 70 दिनों में क्या करें साथियों, इन 70 दिनों में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप इंडियन पॉलिटी का नोट्स पढ़िए, कोई किताब नहीं पढ़ना, कोई किताब आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। इंडियन पॉलिटी नोट्स पढ़िए, अगर आपके पास अपना नोट्स है तो आप उसको फॉलो कीजिए।
और अगर अपना नोट्स नहीं है तो आप PW ओनली IAS का नोट्स लीजिए, ये बिल्कुल समरी है जहां पे आपको समझ में आ जाएगा, आप इसका नोट्स पढ़िए, ये आपको काम करेगा। और दूसरा, आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो इसके लिए आपको मैगजीन फॉलो करना होगा, आपको मैगजीन फॉलो करना होगा। तो आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण है ना, आप PD पढ़ लीजिए, या तो आप ओनली IAS की मैगजीन पढ़ लीजिए, या कोई और भी जो मैगजीन है आप पढ़ सकते हो आखिरी समय में। लेकिन इसके साथ साथ न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना जारी रखिए। अभी भी 70 दिन है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूज़पेपर में आएगा जो आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है और इसको रिवीजन करना है। साथ ही साथ ये तो बात हुई कि पढ़ना क्या है, लेकिन सर इसके अलावा क्या करना। सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। कि चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो तैयारी फिर तैयारी रही नहीं जाएगी। आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा और इसको पैटर्न फॉलो कर लो। एक टॉपिक वाइज लगा लो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, और दूसरा आपको पूरा फुल लेंथ जिसको कहते हैं ना सब्जेक्ट वाइज लगा लो, सब्जेक्ट वाइज लगा लो। ये मॉक लगाओ और एनालिसिस करो। जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे तैयारी आपकी सब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। और यही पैटर्न आप दूसरे विषयों के लिए भी फॉलो कर सकते हो, जितने भी पेपर्स आपको BPSC की परीक्षा में आते हैं। तो ये पूरी तैयारी का तरीका है और बिगिनर वाले बच्चों के लिए मैंने ये पूरी दिया है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपकी सिविल सेवा या किसी भी परीक्षा का एग्जाम है, इंडियन पॉलिटी के प्रीलिम्स और मेंस में कभी भी क्वेश्चन रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं फिर एक और बेहतर क्लास में। धन्यवाद साथियों।